बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलिए हम स्टार्ट लेते हैं। जी आज बच्चे कम क्यों है भाई? आज तो आप लोगों की काफ़ी क्लासेस नहीं है। गर्मी की वजह से बच्चों ने यार गर्मी हो गई। चलो जब ठंड स्टार्ट होगी फिर आएंगे। अच्छा बेटा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा पहली क्लास में बताएंगे IAS 21 में कुछ बातें पढ़ी थी, उसको ज़रा रिवाइज करते हुए आगे चलते हैं इंशाल्लाह। तो PDF भी मैं शेयर कर देता हूँ ग्रुप में। अच्छा बेटा इसे देखिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। IAS 21 देखिए, IAS 21 का ऑब्जेक्टिव हमने डिस्कस कर लिया था। IAS 21 को जो डेवलप किया गया, इसको इसलिए डेवलप किया गया ताकि जो फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शंस हैं उनके साथ हम क्या कर सकें, डील कर सकें। अब इस IAS में कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो बड़े अच्छे होने चाहिए आपके। उनमें से एक है फंक्शनल करेंसी। अगर आप फंक्शनल करेंसी को रिकॉल करें तो इसमें हमने काफ़ी बात की थी। करेंसी ऑफ प्राइमरी इकोनॉमिक एनवायरनमेंट इन विच योर एंटिटी ऑपरेट्स। करेंसी ऑफ प्राइमरी इकोनॉमिक environment in which your entity operates। लेकिन इस सिंगल लाइन की डेफिनेशन के अलावा IAS 21 ने हमें बहुत से प्राइमरी और दो सेकेंडरी फैक्टर्स दिए ताकि आप क्या डिसाइड कर लो, फंक्शनल करेंसी डिसाइड कर लो। अच्छा, इतने ज्यादा फैक्टर्स IAS ने इसलिए दिए क्योंकि फंक्शनल करेंसी हैज टू बी ओनली वन। ऐसा नहीं हो सकता ना यार कि इस साल कुछ और अगले साल क्या हो रहा है। इतने फैक्टर्स दे दिए, डिसाइड कर। तो सोचे ना, ऐसा थोड़ी होता है एक बंदा CA में आ जाए, CA कर लिया उसके बाद कह रहा है मुझे तो इंजीनियरिंग करनी। घर वालों ने यार भाई मैं NED में जाना चाहता हूँ, मतलब NED वाले मना कर रहे हैं उसको, बेटा अब नहीं आना। अब क्या करो, बोले नहीं मुझे आना। तो समझाया जाए, तफरी थोड़ी चल रही, इतनी लंबी लाइफ थोड़ी होती, उसमें से 50-60 साल पढ़ते ही जाएंगे। बोले लेकिन मेरे अंदर पढ़ने का बड़ा अरमान है। बोला हाँ बस ठीक है, कुछ अरमान रहने भी चाहिए, सारे थोड़ी पूरे होते हैं भाई। अजीब बंदा है। तो पॉइंट इज वेरी सिंपल।
भाई आप फैक्टर्स लगा लें, सब कुछ कर लें, और फिर वॉइस स्लो है बेटा, आप हैंड फ्री वगैरह लगाएं, अच्छा सा अच्छा करें थोड़ा, और कोशिश करेंगे क्लास फिजिकल लें भाई। सुबह एक बच्चे का पता चला, बोला मुझे पढ़ना ही फिजिकल, यहाँ फिजिकल हो रहा है, अब हम ऑनलाइन, तो कुछ एक स्टेप उससे आगे उनको भी फिजिकल पढ़नी, रिकॉर्डिंग, दुनिया भाई। चले बेटे, तो ये मजाक चलते रहेगा, आपको आवाज बेहतर हुई ये बताएं। मैंने क्या पूछा, ये क्या शुरू हो गया? नया मसला है जी बेटा। अच्छा, ये कुछ बता नहीं रहे भाई, फंक्शनल करेंसी पे बात कर रहे हैं। कुछ प्राइमरी फैक्टर्स हैं जिसकी बेसिस पे आप डिसाइड कर सकते हैं कि कंपनी की फंक्शनल करेंसी क्या है। एक था, आप मेजॉरिटी ऑफ द क्या देखो, सेल्स। तो पाकिस्तान में नॉर्मली चीजें पीकेआर में सेल हो रही है, कोई चंद ट्रांजेक्शन हो सकते हैं किसमें हो रही हो, डॉलर्स में। बात क्लियर हुई। नॉर्मली हमारे यहाँ पेमेंट सप्लायर्स को किसमें हो रही होगी, पीकेआर। वो एक तो ये भी हो सकता है कि हमारे यहाँ पेमेंट ही ना हो रही, हमारे यहाँ कुछ भी हो सकता है। आप कह रहे थे यहाँ तो कभी पेमेंट ही नहीं हुई, अब IS-21 कैसे लगेगा, लगा ले यार। तो IS नहीं पहुंचा वहां तक, नॉर्मली हमारे यहाँ पेमेंट ठीक है, एम्प्लॉयज को ठीक है, खुश हो जाए। कल को आपका जॉब का इंटरव्यू है, आप हरकतें थोड़ी करें कि जी नहीं मैं डॉलर्स में लूंगा, मैंने घर पे कमिटमेंट की थी कि मुझे मेरा एम्प्लॉयर अगर हायर करेगा डॉलर में पे करे। बोला ये अच्छा बेटा, आपने घर में बोल दिया था अगर हायर करेगा। लिहाजा यहाँ से निकले शाबाश, आपको डॉलर में दे, बाकियों के लिए अजाब बन जाएगा। तो पॉइंट ये कि भाई आप पीकेआर में ही बात करो, जो भी आपने पैसे मांगने, मतलब 10-12 लाख रुपए आपने मांग ली कि सर ये हफ्ता लूंगा। बोला बेटा आपने सीए किया, वो जो पहली दफा काउंसलिंग हुई थी ना, उसको छोड़ दो, झूठ बोला। उसमें तो कुछ लोग ऐसी ऐसी सैलरियां बताते हैं, लोग पागल हो जाते हैं। ये ना बच्चे रास्ते में कैलकुलेशन कर रहे होते हैं, ये यार 8 लाख 2 महीने के 16, खर्चा नहीं होगा इसका, ये सोच रहे हैं। 3 यार एक साल में पता नहीं वो बस वाला कह रहा था भाई कराया तो दे दे यार। और वो दिमाग में करोड़पति बन चुका है, किराए पे भड्डा चल, कह रहे हैं मैंने दे दिया। बोला भाई नहीं दिया आपने, चौथी सैलरी आप लेने वाले थे तो मैंने आपसे किराया मांग लिया था। तो थोड़ा रीजनेबल पैसे मांगने होते, मार्केट को थोड़ा देखते, ताकि जॉब लग जाए, फिर आहिस्ते आहिस्ते चीजें बढ़ती हैं इंशाल्लाह। तो भाई आपने मेजोरिटी ऑफ द पेमेंट चेक कर लें एम्प्लॉइज को कौन सी करेंसी में हो, कंपटीशन कौन सी करेंसी में डिटरमिन हो रहा है। हमारे यहाँ सब किस में चल रहा है, ठीक है। ऐसे आप गलती से किसी भी शॉप के सामने से खाली गुजर जाए, एक टर्म लाजमी लिखी होगी सेल। ये कौन सी सेल है, मतलब साल के 12 महीने सेल ही होती, कोई अप टू 70, कोई अप टू 50, अंदर जाओ मिलता ही नहीं हो। अप टू 70, जिसपे 70 लगा होता है ना, बंदा कहता है इस पे तो 30% देना भी गलत है, ये तो 100% होना चाहिए। तो भाई हमने कंपटीशन देखना है कौन सी करेंसी में डिटरमिन हो रहा है। हमारे यहाँ वो पीकेआर में ही चल रहा होगा नॉर्मली। अगर कोई रेगुलेटरी अथॉरिटी प्राइसेस डिसाइड कर रही है तो कौन सी करेंसी में, ठीक है जी। ये सारे प्राइमरी फैक्टर्स। अगर कभी प्राइमरी फैक्टर्स की बेसिस पे आप अनडिसाइडेड है, चांसेस कम है, लेकिन अगर आप अनडिसाइडेड है तो किस पे जाएंगे, और सेकेंडरी फैक्टर सिर्फ दो, ये भी मल्टीपल चॉइस में है।
आईके में सवाल पूछा था, हाउ मेनी सेकेंडरी फैक्टर्स आर देयर? 5, 4, 3 और 2। अच्छा यार, ये कैसा मुश्किल सवाल पूछती है यार, ये कौन याद करता है? 2 ही होते हैं भाई। पहला, बिजनेस अपने ऑपरेशन से, कंपनी अपने ऑपरेशन से जो कमाता है उसको किस करेंसी में रिटेन रखता है, यानी कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी की बात होगी। और सेकंड, फाइनेंसिंग, कंपनी को जो पैसों की जरूरत पड़ती है तो नॉर्मली कौन सी करेंसी में फाइनेंस रेज होता है? देखिए ना, इस सेट की बात कर रहे हैं, आपको पैसों की जरूरत पड़ेगी तो अंडरस्टूड बात है, पेरेंट्स आप पीकेआर में मांगेंगे। अब आपको पिटने का शौक थोड़ी हो रहा है, आप घर में कह रहे हैं भाई आजकल मुझे डॉलर में पैसे चाहिए, किस में चाहिए? डॉलर? बेटो तो पेन होता है ना डॉलर वाला, नहीं, करेंसी वाले डॉलर। घर पे फटना शुरू हो जाएगा, हम पहले ही कह रहे थे इसको सीए मत कराओ, घूम जाएगा ये। वो बच्चा कह रहा है अभी हुआ क्या है, बोला अभी हुआ नहीं तो ये हाल है, डॉलर मांग रहे हैं। तो अगर पता नहीं आगे चल के क्या होगा, आपने आगे फिर मैंने गोल्ड मांगूंगा सीए कर रहा है, घर को खाली कर रहा है, पता नहीं वो अच्छा लगेगा। गोल्ड के कुछ बिस्किट, क्यों? बोला बचपन में बिस्किट नहीं खाते, गोल्ड के बिस्किट। तेरा अब्बा जी यहाँ में ईंटें छोड़ के गए, तुझे उसमें सब बिस्किट निकाल के दे। वो भी किसके? गोल्ड के। हाँ भाई, अल्लाह रहे, आई के भी बच्चे का स्टेटस बढ़ गया भाई बहुत। ठीक है, तो बेटा पैसे मांगेंगे तो पीकेआर में ही मांगे, अंडरस्टूड बात। वो भी अब्बा जी के मूड में, अच्छा वो तो थोड़े ज्यादा मिल जाएंगे, वरना अल्लाह माफ करेगा। 5,000 से कहानी शुरू होगी, 50 पे खत्म। 50 पे आप मान के देंगे, आपने मांगे 5,000, बोले बेटा आज तो 50 ही रख लो, मतलब 5,000 क्या करोगे, तुम्हारे किस काम के 5,000? तुमने क्या तबानी पूरे कॉलेज को दावत दे दी? 5,000 में दावत होगी पूरा, चले जाओ ने अब्बा, मेरे फ्राइज थोड़ी खिलाने हैं सबको। प्राइज हो सकता है शायद 5,000 में, अरे बच्चे को एक एक मिल जाए, दो इसमें भी नहीं मिलेंगे, महंगी होगी वही चीजें। भाई लगा लिए प्राइमरी फैक्टर, सेकेंडरी 2 थे। ऑपरेशन से जो कमा रहे हो उसको किस करेंसी में रिटेन रख रहे हो, और फाइनेंसिंग की जब जरूरत पड़ती है कौन सी करेंसी में पैसा रेज होता है। अब भाई ये सारी बातें इसलिए आईएएस कहता है, क्योंकि फंक्शनल करेंसी सिर्फ क्या होगी, आप सुनिएगा, आईएएस कहता है अदर देन फंक्शनल, हर करेंसी आपके लिए फॉरेन करेंसी। आपसे कोई पूछे भाई आईएएस 21 तो फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शंस के साथ डील करता है, तो फॉरेन करेंसी की डेफिनेशन क्या है? आप कहें भाई अदर देन फंक्शनल, पढ़ते हैं ना लॉ में, पढ़ा रहे होते हैं टीचर, पब्लिक लिस्टेड कंपनी, ये फीचर्स, वो लगे पड़े पागलों की तरह, कुछ तो पागल ही हो जाता है, यानी मेरे को पागल से लग रहा है, बोला बेटा मैं हूँ, टेंशन ना ले। सर कैसा लॉ पढ़ा रहे हो, क्या बोल रहे हो, पब्लिक लिस्टेड कंपनी, सब पढ़ा दिया। फिर एंड में एक लाइन पढ़ाई जाती, जो पब्लिक नहीं है वो प्राइवेट। क्यों बच्चों का सवाल होता है ना, प्राइवेट कंपनी का होता है जो पब्लिक नहीं। लेकिन इसके लिए एक कंपनी का बता, ये तो इसी को घुमा रहे हैं। बच्चा कह रहा है प्राइवेट कौन सी है, बोला जो पब्लिक नहीं है, बोला पब्लिक, बोला जो प्राइवेट नहीं है। ये नहीं होता, एक पूरा समझाया जाता। तो लेट्स से सिंपली फॉरेन करेंसी की डेफिनेशन क्या, अदर देन फंक्शनल। भाई जो फंक्शनल नहीं है वो आपके लिए क्या है, फॉरेन करेंसी। बात क्लियर होगी। अब एक और कॉन्सेप्ट है जो सीखना है, दैट इज प्रेजेंटेशन करेंसी। जी बेटा बताया था मैंने प्रेजेंटेशन, नहीं सर।
नॉर्मली हमारे यहाँ जो पैसे कमा रहे होंगे पीकेआर में आ रहे होंगे और अपने पास रखेंगे भी इसमें पीकेआर में। असल में होता है कि पैसा रिटेन रखा जाता है टू री इन्वेस्ट। फॉरन उसको क्या करते हैं, इन्वेस्ट कर देते। क्लियर हो? अच्छा जी प्लीज सुनिएगा भाई, फॉरेन करेंसी का मतलब क्या है? अदर देन जो फंक्शनल नहीं है बस वो फॉरेन करेंसी है, खत्म। अब प्रेजेंटेशन करेंसी समझिएगा प्लीज। प्रेजेंटेशन बेटा, प्रेजेंटेशन का लिंक है स्टॉक एक्सचेंज में जो आपकी लिस्टिंग है। क्या मतलब? एक कंपनी है जो मान लो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है और अज्यूम कर लो कि वो अमेरिका में भी लिस्टेड है। एक कंपनी एक से ज्यादा स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड हो सकती है। तो बड़ा अगर अमेरिका में भी लिस्टेड हो तो वहां बुक्स जाएंगी डॉलर्स में। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में बुक्स बनेंगी पीकेआर। कॉन्सेप्ट क्या? प्रेजेंटेशन करेंसी एक से ज्यादा हो सकती है, क्योंकि प्रेजेंटेशन इस चीज पे डिपेंड करता है आपके पास कितने कंट्रीज की स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टिंग। मान लो यूके में भी लिस्टेड है, अमेरिका में भी लिस्टेड है, पाकिस्तान में भी, तो 3 प्रेजेंटेशन करेंसी। आपको बेटा पीकेआर में बुक्स बना के पाकिस्तान में भेजनी है, पाउंड स्टेरिंग में यूके को, और डॉलर्स में अमेरिका। तो कॉन्सेप्ट क्या हुआ? प्रेजेंटेशन के लिए सिर्फ क्या देखना है, आप किस कंट्री के स्टॉक से में क्या लिस्टेड। एक से ज्यादा जगहों पे आप लिस्टिंग ले सकते हैं भाई, कोई मसला नहीं। हाँ, संभालना भी होता है लिस्टिंग, मजाक नहीं। लोग एक एक लिस्टिंग के बाद डीलिस्ट हो जाता है, अल्लाह माफ। होता है ना, कभी कभी प्राइवेट कंपनी आई, लिस्टिंग ली, वो लिस्टिंग ही संभाल नहीं पाए। हाँ, हमारा स्टॉक एक्सचेंज कोई मजाक है यार। उनकी कंप्लाइंस हालत टाइट हो जाती है, स्पेशली पहली मरतबा जब आप प्राइवेट से लिस्टिंग लेने जाते। तो जब आपको ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलेगी फिर देखिएगा आप, आपकी अलग ही लर्निंग होगी, एक अलग ही लर्निंग होती है। और जब आपकी ऑर्गेनाइजेशन में कुछ बड़ा काम हो रहा होगा तब भी आपकी बड़ी लर्निंग होगी, अगर आप उसमें हैविली इन्वॉल्व हैं तो काफी लर्निंग होती है। लेकिन उस लर्निंग में काम भी हो जाता है। कभी आप 2 घंटे सो रहे हैं, कभी 3 घंटे, ऐसे नहीं होता, मतलब टफ काम होता है। शुरू में रगड़े होते हैं, ठीक है। अभी तो आप लोग सब ये चाहते हैं बस यार फॉरेन पेपर पास हो और बड़ी बिग 3 में से किसी फर्म में मैं चला जाऊँ। तो जाने के बाद पता चला ये कहाँ आ गया हूँ भाई, हम घर ही नहीं जा पाते। क्लाइंट्स में जाना वापस आना मतलब थोड़ा टफ काम। लेकिन सब इस प्रोसेस से गुजरते हैं, मसला कोई नहीं, आप भी गुजर जाओगे इंशाल्लाह। प्रेजेंटेशन के लिए सिर्फ किसको देखेंगे? लिस्टिंग। और मेन कॉन्सेप्ट क्या? फंक्शनल खाली, और प्रेजेंटेशन एक से। हमें प्रेजेंटेशन करेंसी समझाने के लिए हमेशा अपने पड़ोसी की एग्जाम्पल देते हैं। वजह का इससे क्या लिंक है, वो भी प्रेजेंटेशन। मुझे आज भी याद है बंदा, ठीक है, मतलब है बंदा, अल्लाह ना करे नहीं। मतलब मैं बिल्डिंग में लिफ्ट से उतर रहा था, उस बंदे पे मेरी नजर पड़ी, सलाम दुआ हुआ, उसको देख के मुझे प्रेजेंटेशन करेंसी याद है। यार ये क्या बात है, एक बंदे को देख के आपको प्रेजेंटेशन करेंसी कैसे याद आ गई? असल में उनकी 2 फैमिली से माशा, एक पाकिस्तान, एक बाहर। बाहर वाले कभी पाकिस्तान नहीं है, पाकिस्तान वाले कभी बाहर नहीं है, उन्होंने फड्डा हो जाए, अजीब सा हो जाए। तो जाहिर सी बात है, बाहर वालों को पीकेआर में पैसे थोड़ी देगा, खुद सोच, तो सुनाएंगे उठा, और हैं भी वही, वही उनकी जो भी जबान। बैग शेयर्स भी लेके जाए, मना थोड़ी करे। तो उस बंदे की प्रेजेंटेशन करेंसी मैंने कहा यार कितनी होगी, तो क्योंकि वहां उसने पैसे, वहां की जो करेंसी उसमें देने, और यहाँ उसने किसमें पैसे देने, ठीक है, चेक कर। तो ये बॉयज के लिए, आप भी अपनी प्रेजेंटेशन करेंसी एक से ज्यादा रख सकते, ठीक है। लेकिन लोग तो एक में भी पागल हो जाते हैं, देखा गया, ठीक। तो ये 2-3 वाले आजकल कम ही होते हैं, बहुत जल्दी कहीं और चले जाते हैं।
तो उस तरह के लोग अब चले गए दुनिया में, ना होने के बराबर पाए जाते। तो उसके लिए आपको असाबी तौर पे बहुत तगड़ा होना है, स्ट्रांग होना है। क्योंकि एक से भी है, यहाँ से बातें सुनी, वहां से सुनी, बंदा अपनी फर्म की जगह कहीं और जा रहा है। अभी तो तुम्हारी एक प्रेजेंटेशन करेंसी में ये हाल है, दो ही तो। ये ठीक। अब मेरे ख्याल से आपको प्रेजेंटेशन करेंसी नहीं भूलेंगे आप, आपको ये एग्जाम्पल याद रहेगी। अब आए बेटा असल कॉन्सेप्ट की तरफ, जहां से आहिस्ता आहिस्ता ये स्टार्ट होता है। मॉनिटरी आइटम्स, आ जाओ बेटा। कौन सा आइटम? अब बेटा इसको समझना है भाई। बेटा मॉनिटरी आइटम्स का मतलब है, मॉनिटरी का मतलब है जहां फिक्स कैश डिसाइडेड। मॉनिटरी का मतलब क्या? क्या मतलब? कैश को लेकर ना, कैश को लेकर कोई एम्बिग्यूटी नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं है कैश को लेकर। कैसे? मॉनिटरी मीन्स कितने पैसे लेने हैं या कितने पैसे देने हैं एग्जैक्टली पता है। एग्जाम्पल अकाउंट्स रिसीवेबल। ओ भाई अकाउंट्स रिसीवेबल में तो आपको 100% पता है ना कितने पैसे लेने हैं। यार आपने गुड्स बेची हैं, अकाउंट्स रिसीवेबल को रिकॉर्ड किया है, इसमें प्रॉब्लम क्या है? अकाउंट्स रिसीवेबल एक मॉनिटरी एसेट है, क्योंकि हमें एग्जैक्टली पता है कि पैसे कितने लेने। अच्छा बात बच्चे ना खतरनाक सोच के मालिक हो, सर बेड डेट भी दो सकते हैं। यार ये कैसी बात है, ये कैसी बात? डेढ़ ऐसी के पैसे मिल चुके हैं आपको। भाई मैं तो कह रहा हूं आपको बस इतना पता है पैसे लेने कितने हैं। अबे भाई अल्लाह करे सारे मिले, अल्लाह ना करे बेड डेड हो, वो तो एक अलग कहानी है। कॉन्सेप्ट क्या है? यार कंपनीज में आराम से बेड डेड थोड़ी होता है, बेड डेड होता है तो केस भी तो करोगे ना। यूं थोड़ी होगा कि बीबीएलसी कह रही है भाई देखो 2 मिलियन देने, हम खाली आपको ना 1 लाख रुपए देंगे, नहीं बाकी हमने कमेटी डाली है आपके साथ, बाकी कब दोगे? कुछ सोचे। बोले नहीं 1.9 ना आप बेड डेट बुक कर लो। बोले ठीक है फिर आओ कोर्ट में मिलते हैं। मजाक थोड़ी चल रहा है भाई, कंपनी है यार। क्योंकि इतने आराम से बेड डेट थोड़ी होगा, क्योंकि टैक्स वाले बेड डेट को एक्सपेंस मानते हैं। तफरी थोड़ी चल रही है। टैक्स का टाइम आया, आपने इतना खतरनाक किस्म का बेड डेट बताया, प्रॉफिट को देख के शर्म आ रही है। बोला बस 2 रुपए का प्रॉफिट, तो सब बेड डेट हो गया। तो बेटा टैक्स वाला कहेगा बताओ कहाँ कहाँ केसेस चल रहे हैं, कितनी हेयरिंग हो चुकी है। सर आपके क्या, आप बोले बेड डेट, हम बोले बेड डेट, हम टैक्स वाले कौन है हम? ऐसे टैक्स लेंगे हम? हमें तो फिर कोई भी नहीं देगा भाई। तो लीगल डॉक्यूमेंट्स हो तब मानेंगे बेड डेट। तो पॉइंट ये मेरे भाई, बेड डेट हो ना हो वो कॉन्सेप्ट नहीं है, कॉन्सेप्ट क्या है? अरे पैसे लेने कितने बस वो पता है, ये बात क्लियर हो रही है। मॉनिटरी अकाउंट्स पेबल वो पता है ना देने कितने। और हमारे यहाँ नॉर्मली जिसने वैसे देने होते थोड़ा भूल सा जाता है, जिसने लेने होते वही याद दिला रहा होता है। बोला भाई आपने 4 लाख देने। बोले नहीं मैं तो समझ रहा हूँ 40,000 वाला। ऐसे नहीं होगा, मैं वो पूरी डॉक्यूमेंटेशन 4 लाख रुपए। बोला देख लो, मतलब 40 मल्टीप्लाई बाय 10, 10 ट्रांजेक्शन। तो पॉइंट ये मेरे भाई, मॉनिटरी मीन्स कैश क्या डिसाइडेड है, फिक्स कैश। अब सुनना, आपकी कंपनी ने एक्सपोर्ट की भाई, क्रेडिट पे गुड्स बेची, ठीक है, $1 लाख आएंगे 3 महीने के बाद। अब बात समझना, आज डॉलर का एक्सचेंज रेट कुछ और है, 3 महीने के बाद एक्सचेंज रेट कुछ और होगा। वो मेरा इशू नहीं है। इशू क्या है? तो भाई आपको डॉलर्स बाहर से जो मिलने हैं वो तो 1 लाख मिलने हैं ना। अब एक बच्चा जो गहरी सोच का मालिक है कह रहे हैं सर
एक्सचेंज रेट के चेंज होने से जो एग्जैक्टली अमाउंट पीकेआर में कन्वर्ट होके मुझे मिलेगा वो तो फिक्स नहीं है। अरे यार ये तो बात ही नहीं हो रही। आपकी ट्रांजैक्शन लॉजिकली ओरिजिनेट ही डॉलर में हुई थी, ट्रांसलेट तो आप कर रहे हो ना पीकेआर की वजह से। दूसरी पार्टी ने अगर आपको 1 लाख डॉलर देने हैं वो तो क्या देंगे, 1 लाख डॉलर। उनका क्या लेना देना आपके एक्सचेंज रेट से बताएं, कुछ भी नहीं, लॉजिक भी नहीं बनती ना भाई। तो पॉइंट इज वेरी सिंपल, आपने एक्सपोर्ट की, आपको जो डॉलर्स मिलने ना, डॉलर्स 2 महीने बाद 3 महीने बाद जो भी है, तो डॉलर्स में अमाउंट फिक्स, वो आपके लिए एक मॉनेटरी आइटम। भाई मॉनेटरी क्लियर हुआ। अच्छा सवाल, एक और अंडरस्टैंडिंग, फिर मॉनेटरी पे मजीद आएंगे रूल्स में इंशाल्लाह। सवाल ये कि यार एक और अंडरस्टैंडिंग की बात बताता हूँ, आईएएस में लिखा हुआ है, आईएएस कहते हैं मॉनेटरी में ना, मॉनेटरी में करेंसी के जो यूनिट्स होते हैं ना, करेंसी के जो यूनिट्स होते हैं वो फिक्स होते हैं। मॉनेटरी में क्या फिक्स होता है, करेंसी के यूनिट्स। सिंपल सी एग्जाम, मान लो आपने किसी से 50,000 रुपए लेने, ठीक है बेटा, तो अंडरस्टूड बात है। अगर वो बंदा 5-5 हजार वाले नोट लाएगा तो 10 नोट 50,000 के बराबर, 1000 वाले लाएगा तो 50 नोट होंगे, 500 वाले लाएगा तो 100 नोट होंगे। ऐसा थोड़ी होगा। वो जवान का बच्चा पूरा ब्रीफकेस भर के लाया 5-5 हजार, कह रहा है समझ नहीं आ रही यार, इसमें से कितने निकाल के दूं कि तुम्हारे 50,000 पूरे हो जाए। आप कह रहे हैं मुझे भी नहीं आ रही, एक काम करो ब्रीफकेस छोड़ दो, मैं शाम तक डिसाइड करता हूँ तुम्हें मजीद देने या मुझे इसमें से कुछ वापस करना। फिर तो आप दोनों बहुत आगे निकल जाए आई कैप से बात करने की, ये क्या हो गया भाई। तो भाई आप बैंक से 50,000 का चेक के थ्रू कैश ले रहे हैं, आपको पता है ना 5,000 वाले नोट देगा तो क्या होगा, 1000 में क्या होगा, 500 में क्या होगा। पूछते हैं यार आपको मैं 100 रुपए वाला नोट दूं। अब यार बहुत देर हो जाएगी गिनने में, बोला 50 वाला दे दो। हाँ कह रहे ये मतलब मैं 10 रुपए वाला दे दूंगा मैं तो। हाँ ना यार, तो वाला ही लिया यार क्या है। तो पॉइंट ही है हमारे पास, करेंसी यूनिट्स क्या है फिक्स। अच्छा सवाल, अबे आईएएस क्यों मॉनेटरी आइटम्स के पीछे पड़ गए, इसकी वजह सुन ले। मॉनेटरी आइटम्स के ट्रांसलेशन के रूल्स अलग हैं, और आगे चल के आएंगे नॉन मॉनेटरी के ऊपर, उसके ट्रांसलेशन के रूल्स अलग हैं। क्योंकि देखिए ना, अगर हम मॉनेटरी आइटम्स के ट्रांसलेशन के रूल्स पढ़ रहे हैं, पहले ये तो पता होना चाहिए मॉनेटरी आइटम होता क्या, वो तो पता लग गया ना। अब बेटा क्या सीखने जा रहे हैं, ट्रांसलेशन रूल्स फॉर मॉनेटरी आइटम। ये अब काम की बातें आ रही है भाई। सब आएगा माँ सबके सब। अच्छा ट्रेड डिस्काउंट की तो डबल एंट्री नहीं होती, पता है ना सब, ट्रेड डिस्काउंट की कोई डबल एंट्री नहीं होती, रिसीवर रिकॉर्ड होगा तो ट्रेड डिस्काउंट के बाद होगा। चलिए मैं आसान कर देता हूँ। जितने भी आईएएस आप पढ़ते हैं, जितने भी और जितने भी आईएफएस पढ़ते हैं, सारे एप्लीकेबल हैं लिस्टेड कंपनी, पब्लिक लिस्टेड। प्राइवेट कंपनीज में कौन सा आईएएस लगता है वो हम आपको यहाँ पढ़ाते ही नहीं, एएफआर में पढ़ाते हैं। स्मॉल एंड मीडियम साइज इंटरप्राइजेस का भी एक डॉक्यूमेंट, छोटा सा है 300 पेजेस का, ज्यादा नहीं, वहां पढ़ेंगे आप, ज्यादा बड़ा डॉक्यूमेंट नहीं। मॉनेटरी आइटम मींस वेयर फिक्स कैश इज डिसाइडेड, बस ये डेफिनेशन। मॉनेटरी का मतलब क्या है, वेयर फिक्स कैश इज, मतलब उसमें कोई एम्बिग्यूटी नहीं है, कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। ट्रांसलेशन रूल्स फॉर मॉनेटरी आइटम,
बेटा ऐसे समझना पहले पॉइंट, एक टेक्निकल टर्म क्या है, स्पॉट रेट। बेटा स्पॉट रेट का मतलब है एक्सचेंज रेट ऑन ट्रांजैक्शन डेट। भाई जिस दिन ट्रांजैक्शन हुई है उस दिन कुछ तो एक्सचेंज रेट होगा, उस एक्सचेंज रेट का टेक्निकल नाम क्या है, स्पॉट रेट। वैसे तो स्पॉट रेट का मतलब होता है टूडेज एक्सचेंज रेट, बात तो वही हो रही है अभी। जिस दिन ट्रांजैक्शन हो रही है उस दिन के एक्सचेंज रेट को हम क्या कहेंगे, स्पॉट रेट। IAS 21 ये कहता है सबसे पहले मॉनेटरी आइटम्स को ट्रांजैक्शन डेट पर ट्रांसलेट करो। कब करो, आपने एक्सपोर्ट की 31 अगस्त को, तो 31 अगस्त का कोई एक्सचेंज रेट तो होगा, डॉलर को उससे मल्टीप्लाई करके PKR में रिकॉर्ड कर लो। भाई हमारी फंक्शनल करेंसी PKR है, इवन तो ट्रांजैक्शन डॉलर में हो रही है लेकिन रिकॉर्ड तो मुझे PKR में करना पड़ेगा कन्वर्ट करके। बात क्लियर। अच्छा भाई ट्रांजैक्शन डेट पे ये हो गया भाई। अब यहाँ एक चीज सीख लो, पहली मर्तबा, पहली मर्तबा जब हम ट्रांसलेट करते हैं पहली मर्तबा, उसमें कोई एक्सचेंज गेन एंड लॉस नहीं आता। तो पहली दफा तो ट्रांसलेट कर रहा हूँ, एक्सचेंज गेन एंड लॉस हमेशा रीट्रांसलेशन में आता है। रिपीट, पहली मर्तबा जब हम ट्रांसलेट करेंगे क्या नहीं आता, कोई एक्सचेंज गेन एंड लॉस नहीं आता, पहली दफा में नहीं आता। हाँ, आप रीट्रांसलेट करेंगे फिर आएगा। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, अज्यूम कर लो 31 अगस्त को हमने कुछ गुड्स एक्सपोर्ट कर दी, हमें मिलने $50,000। उस दिन जो भी रेट था मल्टीप्लाई किया, अकाउंट्स रिसीवेबल डेबिट सेल्स क्रेडिट रिकॉर्ड हो गया। अज्यूम कर लेते हैं हमारा ईयर एंड है दिसंबर, पेमेंट मिलेगी मार्च में। सर इसका मतलब पता है क्या, सुनना, जब ईयर एंड आ जाएगा पैसे उस वक्त थोड़ी मिलेंगे ईयर एंड के। देखिए हम कहते हैं रीट्रांसलेट, बाय यूजिंग क्लोजिंग रेट ऑन SOFP डेट। अब यहाँ इसको भी मतलब सुन ले, तो क्लोजिंग रेट का मतलब होता है एक्सचेंज रेट ऑन SOFP डेट। क्लोजिंग रेट का मतलब क्या, एक्सचेंज रेट। तो एक टेक्निकल नाम है भाई, SOFP डेट पे SOFP डेट पे जो एक्सचेंज रेट है उसको हम क्या कहते हैं, क्लोजिंग रेट। अब सुनिएगा बेटा, जब रीट्रांसलेट करोगे क्या करोगे, तो एक्सचेंज गेन भी आएगा और लॉस भी आ सकता है। लेकिन एक्सचेंज गेन या लॉस आते किस पे, री ट्रांसलेशन। एक्सचेंज गेन या लॉस आते किस पे, अब सुनना काम का पॉइंट, रीट्रांसलेशन सही मल्टीपल चॉइस में आता है, सुनना। रीट्रांसलेशन सिर्फ और सिर्फ अनसेटल्ड ट्रांजेक्शन्स की होगी। आपने अगस्त में एक्सपोर्ट की, हो सकता है कुछ पैसे अक्टूबर में मिल गए हो, एक पॉसिबिलिटी है। तो मेन कॉन्सेप्ट क्या है, रीट्रांसलेशन किसकी होगी, अनसेटल्ड ट्रांजेक्शन्स की, जो पैसे अभी तक मिले नहीं। यार आपने अगस्त में एक्सपोर्ट की डॉलर में, सितंबर में पेमेंट मिल गई है,
तो सितंबर में जब डॉलर मिला था उसको पीकेआर में कन्वर्ट कर चुके हो, खत्म, पैसा मिल गया है। अब जब दिसंबर आएगा, अब कौन सी रिट्रांसलेशन भाई? पैसे तो आपको मिल चुके, बात क्लियर? तो एसओएफपी डेट पे किसकी रिट्रांसलेशन होगी? अनसेटल्ड ट्रांजेक्शन, जो डॉलर अभी तक मिले नहीं है या जो डॉलर अभी तक पे नहीं, अनसेटल्ड। जो पे कर दिए, जो रिसीव कर लिए, अब खत्म। अब सुनिए, मान लो ईयर एंड आ गया, क्या आ गया? ईयर एंड आ गया, क्या आ गया? क्या आ गया? रिट्रांसलेट कर लिया, गेन या लॉस भी आ गया। अब पेमेंट मिल रही है ईयर एंड के बाद, सुनना ध्यान। तो इसका मतलब पता है क्या? सेटलमेंट डेट पे फर्दर रिट्रांसलेशन होगी, उसकी वजह है ना भाई, आपको पैसे मिले मार्च 25 में, अब मार्च 25 में तो वाकई जो एक्सचेंज रेट होगा बैंक में, जब डॉलर आएगा तो उसके रेट पे ट्रांसलेट होकर आपके अकाउंट में पीकेआर गिरेंगे, फिक्र ना करें। तो सर मार्च में जो रेट होगा वो रेट लगेगा पैसों पे, डॉलर पे आप, यानी कि फर्दर रीट्रांसलेशन सेटलमेंट डेट पे होगी और वहां भी क्या आएगा? एक्सचेंज गेन या लॉस। अब सुनना यहाँ पे एक चीज, किसी ने आपसे कहा कि यार अगस्त के अंदर जब आपने ट्रांसलेट कर लिया था, चलो आईएएस तो कह रहे हैं रीट्रांसलेट करो एसओएफपी डेट, सवाल है कि क्यों करें, ना करो, कौन से पैसे मिल गए? जवाब सुनिएगा, आपको भी पता है, कंपनी को पता है, पैसा मिलेगा तो डॉलर में मिलेगा, फिर बैंक में जब पैसे आएंगे वो पीकेआर में कन्वर्ट होंगे। और आपको ये पता है अच्छे से कि दिसंबर में एक्सचेंज रेट कुछ और है, अगस्त में एक्सचेंज रेट कुछ और था, यस तो। अब ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, अगर आप एसओएफपी रेट में रीट्रांसलेट नहीं कर रहे, तो लॉजिकली जो आप रिसीवेबल का अमाउंट अगस्त वाला बता रहे हैं, ये तो रेलेवेंट इंफॉर्मेशन ही नहीं है। सर आपको भी पता है एक्सचेंज रेट कुछ और है, अब रिसीवेबल का अमाउंट कुछ और है, और आप कौन सा दिखा रहे हो? अगस्त वाला। सर आप तो फिर रेलेवेंट बात नहीं कर रहे ना, आप तो फेथफुल प्रेजेंटेशन ही नहीं दे रहे। अब तो रिसीवेबल क्या हो चुका है? चेंज। तो आईडी हो रहा है, ये रीट्रांसलेट करना बड़ा जरूरी है भाई, ऐसा नहीं करेंगे तो फिर आप रेलेवेंट इंफॉर्मेशन नहीं दे रहे यूजर्स को। अजीब सी बात है ना, दिसंबर में एसओएफपी बना रहा हूँ और डॉलर को ट्रांसलेट किया हुआ है किस पे? अगस्त के रेट पे। तो कहेंगे सर ये आई होप के बाद क्लियर। तो तीसरी दफा कह रहे हैं, दूसरी दफा क्या होगा? फर्दर ई ट्रांसलेशन कब होगी? सेटलमेंट। फर्दर ई ट्रांसलेशन होगी ऑन, टेबल भी हो सकता है। नहीं प्लीज सुनिएगा, आपने $50,000 देने, कितने देने? $50,000 आपको मिलेंगे कैसे देने के लिए? आपको खरीदना पड़ेगा ना। अगर हमारा कोई पाकिस्तानी बहन भाई बाहर जाके पढ़ता है, फीस तो डॉलर में जाती है, फिर डॉलर आते कैसे? 30,000 से खरीदने पड़ते हैं, बात के लिए। अच्छा बेटा, फर्दर री ट्रांसलेशन होगी सेटलमेंट डेट पे। सेटलमेंट डेट पे जो भी एक्सचेंज रेट होगा उसका आईएएस ने कोई टेक्निकल नाम नहीं बताया, वो रेट लेंगे, ट्रांसलेट कर लेंगे। अब प्लीज सुनिएगा, एक्सचेंज गेन्स हैं, लॉसेस हैं, इनको हम रिकग्नाइज करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस। और याद रखिए ये सारी बात किसकी हो रही है? मॉनेटरी आइटम्स, मॉनेटरी आइटम्स की रीट्रांसलेशन पर जो भी एक्सचेंज गेन आएगा या जो भी एक्सचेंज जाएगा एसओसीआई में, पीएनएल में जाएगा। बात क्लियर होगी? देखते हैं एक छोटी सी एग्जांपल।
हाँ 225, ये 31,325। बेटा इसको देखें, जो भी समझ में आ रहा है जर्नल एंट्रीज बनाए, फिर बात करते हैं इंशाल्लाह। जी बेटा बन गई एंट्री, चलें ये देखते हैं। अच्छा बेटा अब जरा ध्यान से देखना, देखिए ये जो एक्सचेंज रेट है ना रुपीस पर डॉलर, ऑब्वियसली इसमें हम बहुत अच्छे होते हैं, पता होता है हमें। समझना क्या, 280 का मतलब है रुपीस 280 बराबर है $1। एक्सचेंज रेट को समझने की बड़ी इंपॉर्टेंस है अगले सवालों के लिए, तो अभी से सुन लो। जब भी एक्सचेंज रेट आपके सामने आए, आपको थोड़ा सा सोचना होगा पहले, कौन सी करेंसी वीक है, कौन सी स्ट्रांग। इसमें मसला नहीं,
लेकिन एग्जाम में तो कोई भी एक्सचेंज रेट आ सकता है, ये थोड़ी आप पीकेआर पढ़ रहे हैं। उसने कहा आओ बेटा, पेसोस एंड क्राउन डॉलर्स एक ही है भाई, पेसोस एंड क्राउन डॉलर्स, बैठे रहो तो सीखो। पहले डिसाइड कर लो कौन सी करेंसी वीक है और कौन सी स्ट्रॉन्ग। डॉलर स्ट्रॉन्ग है, पीकेआर एज यूजुअल। जब से हमने होश संभाला, इकॉनमी नाजुक हालात से गुजर गई, पाकिस्तानी क्रिकेट टीम नाजुक हालात से गुजर गई। तो ये दो चीजें जब से होश संभाला, ये नाजुक हालात में थी। केई को शुरू से मसला था लाइट का, बस कॉल करो अब आने वाली लाइट, थोड़ी देर में आने वाली। खैर चले, एक मसला तो हल हुआ अल्हम्दुलिल्लाह, दो बाकी। तो भाई अगर आपने ना स्ट्रॉन्ग करेंसी वाले अमाउंट को वीक करेंसी में कन्वर्ट करना है, तो ध्यान से सुनिए। बस आपको इतना पता होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग करेंसी में जो अमाउंट लिखा है ना, जब वीक में लाऊंगा तो अमाउंट ज्यादा आना चाहिए जितना स्ट्रॉन्ग में लिखा हुआ। ये नहीं कहना, ये नहीं कहना मल्टीप्लाई कर दो, ना 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 ना। वी नेवर नो के डिवाइड करके ज्यादा आ रहा हूं आंसर। सोचो, कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो भाई, ये रटे नहीं मारने। वो कह रहा है वीक को और स्ट्रॉन्ग को वीक में लाने आ रहा है, कर मल्टीप्लाई। बोले तो और कम हो गया हूँ, ये कैसे हो गया? उल्टा सीधा एक्सचेंज रेट आ गया 0.6 करके, उससे मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यू बढ़ेगी थोड़ी, बल्कि क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो बेटा ये देखना होगा कौन सी करेंसी स्ट्रॉन्ग कौन सी वीक। फिलहाल हमें पता है, फिर मैं इसमें और बातें ऐड करूंगा इंशाल्लाह। तो यहाँ जाहिर सी बात है पीकेआर में लाएंगे तो अमाउंट ज्यादा ही आएगा। चलो ये तीन तो इग्नोर कर लेते हैं सिंप्लिसिटी के लिए, वरना 20,000 भी ना बहुत ज्यादा हो जाते हैं पीकेआर में कन्वर्ट होकर, अल्लाह माफ करे। और आप कह रहे थे मुझे $20,000 चाहिए पर मंथ, वो भी पहली जॉब, पहला इंटरव्यू, यकीन में। और आपने तड़ी भी लगा दी, आपने जॉब लेके ही जाऊंगा, जाऊंगा ही नहीं। बोला आप नहीं जाओ, हम जा रहे हैं जो इंटरव्यू लेने आए थे, आप बैठ जाओ। यार अजीब बंदा आ गया। तो मैंने 20 को 280 से मल्टीप्लाई करें कितना है, 5,600। ये चेक कर रहे हो, सिर्फ $20, 5,600। अगर आपको बाहर के कंट्री में $20 की चाय पीने पड़े, हाँ यार भाई, दूर से खाली दिखाई दे। क्यों, जब आप मल्टीप्लाई करेंगे सिग्नल आ जाएगा दिमाग से, कंट्रोल, घर जाके पी लेना 5,600 की तू मत पियो चाय। आप कह रहे हैं यार बाकी लोग भी तो पी रहे हैं, उनको छोड़, तू बचा। ये बाद लोग माशाल्लाह दुनिया में सिर्फ पैसे बचाने के लिए यार, सेविंग कर, सेविंग करते 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 अल्लाह माफ, फिर ऊपर ही चले आते, फिर ऊपर दूसरे वालों को मिलते हैं। बोला हाँ भाई क्या हुआ पैसों का, बोला आप जहाँ छोड़ के आए थे मैं उससे बहुत ऊपर छोड़ के आया हूँ। बोला आप बाकी क्या कर रहे हैं, बोला वो और बढ़ा रहे हैं। बोला ये अच्छा है यार। बोला कोई खाने वाला तो नहीं हुआ, बोला नहीं कोई भी नहीं। तो काफी अरसे के बाद ऐसे खानदानों में एक आध पैदा होता है जो सबको ऑब्जर्व करते हैं, बोला ये क्या हो रहा है, कोई खा क्यों नहीं रहा। वो फिर कहते हैं लाओ अब, फिर कहानी खराब। तो खैर देख के बेटा आप ऐसी कोई हरकत नहीं करना, ये नहीं घर पे पिट रहे हो हम फ्री फंड में। बोला सर आपके मशवरों में हम पिड़ी है, तो देख के। तो बेटा ये एंट्री आपने बना दी, ठीक है भाई। अब बेटा ये रेट पे रेट क्या हो गया। अब एक चीज, एक कॉन्सेप्ट सुन ले, 290 को देख के खुश नहीं होना, इकोनॉमी के लिहाज से नुकसान है, हमें फायदा है। सुनना, अगर आपके बाहर से डॉलर आने वाले
और आपकी फंक्शनल करेंसी वीक हो रही है तो आपको फायदा है। ये जो आज हम बातें करते हैं ना यार, इकोनॉमी अच्छी होगी तो डॉलर 100 पे आ जाएगा, भाई कभी भी नहीं आएगा। वो कंपनीज जो पाकिस्तान में रह के एक्सपोर्ट कर रही हैं वो तो कभी 100 पे लाने ही नहीं देंगे आपको। सोचे जिसका डॉलर आज 280 में कन्वर्ट हो रहा है, कल को अगर उसका डॉलर 100 रुपए में कन्वर्ट हुआ, वो कहेगा भाई मैं पाकिस्तान से ही जा रहा हूँ। तो सोचे अब आपने उसकी आदत खराब कर दी है। ठीक होना बहुत मुश्किल। अगर आपके पैसे बाहर से आने वाले हैं और आपकी फंक्शनल करेंसी वीक हो रही है तो एक्सचेंज गेन होगा, क्योंकि आप डॉलर को जब पीकेआर में कन्वर्ट करेंगे तो पीकेआर और ज्यादा आएगा। देखिएगा $20 को 290 से मल्टीप्लाई करो क्या आता है, 5000। 200 का एक्सचेंज गेन आ रहा है बेटा, रिसीवेबल एक ही दफा आएगा, बार बार नहीं आएगा, मतलब हल्का हाथ रखिएगा। अब सब एक्सचेंज गेन देखिएगा कैसे, रिसीवेबल बढ़ा 200 से, और एक्सचेंज गेन सेल नहीं, सेल आ चुकी है बस खत्म, जो कि पीएनएल में जाएगा, एसओसीआई में जाएगा। चेक करें भाई, मार्च 25। पहले तो बेटा पैसा मिल गया आपको, क्या रेट चल रहा है, तो बेटा 20 को 288 से मल्टीप्लाई करो। अब एक चीज सुनिएगा, अगर आपके बाहर से पैसे आने वाले और फंक्शनल करेंसी स्ट्रांग होना शुरू, तो आपको लॉस होगा। अगर आपके बाहर से और आपकी फंक्शनल करेंसी क्या होगा, तो आपको लॉस होगा। मिसाल के तौर पर समझाने के लिए, मान लो एक फैमिली है, उनका बच्चा यूके के अंदर, वो पेरेंट्स को भेज रहा है भाई 1000 पाउंड, जो तकरीबन 3,60,000 रुपए में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है भाई, 1000 पाउंड आ रहा है, 3,60,000 में कन्वर्ट हो रहा है। अज्यूम कर लेते हैं हाइपोथेटिकली, पाउंड 100 रुपए का हो गया, जन्नत वाली बात, मान लो 100 का हो गया। अब उसकी फैमिली को जब 1000 पाउंड मिलेगा, 1 लाख रुपए में कन्वर्ट होगा, पहले कितने में कन्वर्ट होता था, 360। इत्तेफाक की बात है कि वो बंदा आपका पड़ोसी है जिसके पैसे बाहर से आते हैं, और आपने, आपको नहीं पता, आपने गलती से बोल दिया, आपने यार बोले अंकल मैं एक बात बताऊं, बोले बता बेटा, कभी तो आपने कोई बात बताई नहीं। बोले अंकल मैं बड़ी दुआएं करता था और मेरी ख्वाहिश थी कि पाउंड 100 रुपए का हो जाए। बोले अच्छा वो आप यार हमें पर मंथ 2,60,000 का नुकसान हो रहा है, लैंडलॉर्ड को किराया देना होता है, वो किराया नहीं दे पा रहे हमने, लेकिन अंकल पाउंड तो हो गया ना 100 का। फिर अंकल आपको अलग ही तरीके से समझाए, बेटा देख के यार, शुक्र है 100 का आपने रखा है टारगेट, अगर और कम होता है तो हमारा अच्छा बच्चे को तो कुछ कह नहीं सकते, वो पहले भी 1000 भेज रहा था, अब भी 1000 भेज रहा। भाई यूके का एम्प्लॉयर थोड़ी सैलरी बढ़ा देगा इस बेसिस पे कि रेट कम हो गया पाकिस्तान में, कहे मेरा क्या लेना है। अच्छा बेटा, आपका जो अकाउंट रिसीवेबल था वो पहुंच गया था 5000, एक्सचेंज लॉस आ रहा है, पीएनएल में है। जी आई होप कि कुछ बात थोड़ी सी क्लियर होनी चाहिए, इसमें काफी बातें होंगी इंशाल्लाह, फिक्र ना करें। जी लॉजिक नहीं बनती। मिल गए तो फिर तो होगी होगी ना। मैंने, अच्छा मुझे बताओ रीट्रांसलेशन एसओएफपी डेट पे कौन सी ट्रांजेक्शन की होगी, अनसेटल्ड। अगर मुझे एसओएफपी से पहले मिल गया पैसा, हाँ वो तो सेटलमेंट पे तो आता ही है ना।
सेटलमेंट एसओपी डेट से पहले हो या एसओपी डेट के, गेन एंड लॉस तो आएगा। जी मेरे ख्याल से बात थोड़ी क्लियर होनी चाहिए। आज फिर यहीं तक रखते हैं। क्लास की टाइमिंग क्या है? 3:50। चलें, थोड़ा स्टार्टिंग है, कम कम ही चलते हैं। जिस दिन गुड्स सोल्ड होती है ना, आप लोग आईएएस पढ़ते हैं ना, सब्सटेंस